हेलो स्टूडेंट, अभी के लेक्चर में जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं और हम इसमें वीवीटी देख रहे हैं, बैलेंस बॉन्ड थियरी। इसमें हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की, क्योंकि 2 तक तो हम कवर कर चुके थे। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करें तो देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3। और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे आपने M ले लिया और कितने लिगेंड्स हैं? 3 लिगेंड्स हैं। इस तरीके का कोई हम कंपाउंड ले लेते हैं या कोई आयंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके की एक प्लेन बनती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। जैसे ये सेंटर में मेटल होता है, लिगेंड आपका, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, तो ये सभी के सभी इस तरीके से होते हैं। और अगर देखा जाए तो इनके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री, मैक्सिमम एंगल होता है 120 डिग्री तक जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इस शेप की बात करें, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन की, तो कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा होता है, हाइब्रिडाइजेशन ये होता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2 हो गया। अगर हम शेप की बात करें तो शेप आपका जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये आपका चला गया ट्राइगोनल प्लेनर, आपका ये चला गया शेप में। अगर हम यहीं पर बॉन्ड एंगल की बात कर लें तो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं कि 120 डिग्री है, तो बॉन्ड एंगल आपका जाएगा 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो ये इतनी बातें इसके बारे में हो गई। हम एक आध एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं Hg, यानी कि मरकरी है, फिर I3 के सिर पे -1। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे से ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि इसका शेप क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये सारे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए यहाँ पर तो मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। जरा इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल, पहले मरकरी का देखिए, तो मरकरी का अगर देखा जाए, अच्छा इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। मरकरी का देखा जाए यहाँ पर तो मरकरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है वो आता है 5d10 6s2 6p0 और 6d0 आपका ये होता है। ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। ठीक है, मरकरी का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये याद रखना है। बट अगर यहाँ से देखा जाए तो मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 2, यानी Hg के सिर पे चार्ज आएगा +2, तो ये आएगा 5d10 और 6s0, क्योंकि +2 आने का मतलब कि आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? गायब। जब 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसको भरा कैसे जाएगा, यानी लिगेंड्स कितने? 3, तीनों लिगेंडों को हम भरेंगे कैसे? तो देखिए 5d, इसको पहले भरिए, 1 2 3 4, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6s0 है तो यहाँ पर एक डब्बा ऐसे। इसके बाद आपका क्या है? 6p0 है, 6d0 है, बट अपने को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसकी। ये और ये तो हो गया, ये वाला रहा और ये वाला रहा। ठीक है, अपने पास लिगेंड्स कितने हैं? 3 लिगेंड्स हैं। 3 लिगेंड का मतलब एक लिगेंड यहाँ भरा जाएगा, एक लिगेंड आपका यहाँ भरा जाएगा, एक लिगेंड आपका यहाँ भरा जाएगा, मतलब आयोडीन। तो अगर देखा जाए तो ये S है, P है, ये भी P है। तो आप अगर पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना जाएगा? sp2। अरे यही तो डब्बा लेंगे ना, आपने यही तो लिया है, तो क्या जाएगा? sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। अगर हम शेप की बात करें तो शेप क्या जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर जाएगा, तो ये आपका शेप गया। अगर हम यहीं पर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आपका कितना चला जाएगा? 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना गया? 120 डिग्री चला गया। ठीक है, चलिए अब हम कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर का होता कितना है? 3d10 4s1, 3d10 4s1 ये होता है।
जरा हम कॉपर एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अरे हम क्या बोल दिया, चलिए एक नया एग्जांपल देखिए। और इस एग्जांपल की बात करें तो ये आपने लिया है कॉपर और साइनाइड CN3 और पावर -2, ये आपने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात अगर करी जाए तो सीधी सी एक चीज़ है, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो अब सीधा एक चीज़ जान जाइए, यही तीनों होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटियाँ नहीं होती है। इसका निकाल के हम इस तरीके से ज़रा देखते हैं। अगर कॉपर का देखा जाए तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1 4p0 4d0, आपका ये होता है। लेकिन अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा नहीं, तो यहाँ पर 3 नहीं 1 आएगा, तो +1 आएगा, तो Cu के सिर पे क्या आ गया, +1, ये आ गया। अब इसका देखा जाए तो 3D10 4s0 4p0, बस इतने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन यही जाएगा ना, अगर +1 है तो बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ये वाला चला गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया। अब देखिए पहला 3 वाला डब्बा है D, 1 2 3 4, उसके बाद S है, उसके बाद P में कितने डब्बे, 3 डब्बे, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 3 के 3 डब्बे खाली, मतलब ये डब्बे आगे के खाली हैं। अपने पास लिगेंड्स कितने हैं, 3 हैं, एक लिगेंड आप यहाँ भरेंगे, एक यहाँ भरेंगे और एक यहाँ भरेंगे। आप तीनों जगह लिगेंड भर दिए, spp आपने यही यूज किया ऑर्बिटल ना, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2 आ गया, sp2 आ गया। अगर हम बात करें शेप की तो ट्राइगोनल प्लेनर आ गया। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री आ गया, ठीक है। ये जस्ट शुरुआती है, आप इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भरते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जरा एक नोट लिखिए, तो लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट में 2 और 3, कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट मत लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2, 3 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक ही तरह का शेप होगा और एक ही तरीके की हाइब्रिडाइजेशन, एक ही तरह की शेप और एक ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, बस नॉर्मल है। मतलब अगर आपके पास 2 लिगेंड्स हों या 3 लिगेंड्स हों, या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो या 3 हो, उस टाइम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आपको होगा। बट अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लें तो कहानी यहां से शुरू है, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं और अब हम लोग धीरे धीरे, देखिए ये तो सीखने के लिए था ना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है और ये सब आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें आपको सिखा के जाएंगी, है ना। आगे के जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी बेसिक उनके बारे में ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखिए अगर आपके सामने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो 2 तरीके का शेप और 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो देखा जाए तो 2 तरीके की शेप और 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर अगर हम पहले बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो sp3 होता है और एक होता है dsp2, ये रहा। अगर आपके सामने sp3 है हाइब्रिडाइजेशन तो शेप जो जाएगा वो आपका जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये आपका शेप होता है। इसको बोलते हैं आप चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय आप ये बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ये आपका शेप बन जाएगा। बॉन्ड एंगल की बात करें, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये आपने A ले लिया, B ले लिया और ये C और ये
आपने डी ले लिया, इस तरीके से आपने ले लिया। या फिर आप एक काम करिए, लिगेंड्स लेने हैं ना, तो सभी लिगेंड्स ले लीजिए, मतलब एल। तो अगर इस शेप की बात करें तो इसको टेट्राहेड्रल बोला जाता है। और अगर इनके बीच का बॉन्ड एंगल देखा जाए तो 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109 डिग्री 28 मिनट का इनके बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है। तो ये टेट्राहेड्रल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नॉर्मल है। चलिए, अगर आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ गया, अगर DsP2 आ गया तो सबसे पहली चीज़ ये है आपके सामने कि ये स्क्वायर प्लेनर होगा। शेप कैसा जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर, इसको आप ना SP लिख लेना, स्क्वायर प्लेनर आपका ये बनेगा। अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्गाकार समतल, वर्गाकार समतल ये बोलते हैं, ठीक है। इसके शेप की बात करें तो वर्गाकार समतल मतलब ये एक लिगेंड, ये एक और एक ये, बीच में आपका सेंट्रल मेटल होता है, ये ऐसे, एक मिनट, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इनके बीच का एंगल जो जाता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल कितना जाता है? 90 डिग्री। चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये भी आपका जाएगा, ये भी जाएगा, तो इसको बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो एंगल कितना होता है? तो आप कहेंगे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। तो नॉर्मल सी ये बात है, थोड़ी सी इसके बारे में बात थी, ये आप समझ गए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, इसमें रिपल्सन कम होगा, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसमें रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा। तो दोनों में अगर कंपेयर करा जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रिपल्सन जो होगा, यहाँ रिपल्सन कम होगा और यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा कम हो रहा है? रिपल्सन ज़्यादा होने का कारण ये है कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल केवल 90 डिग्री है और इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, यानी कि ज़्यादा है। और ज़्यादा दूरी पर होंगे तो उनके बीच, लिगेंड्स के बीच रिपल्सन कम होगा। बात समझ में आ रही है ये चीज़। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम VBT पढ़ रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी की हेल्प से हम आगे जानेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट को देखा जाए तो देखिए, हम इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n, ब्रैकेट में n+2, और यहाँ पर जो आप n देख रहे हैं ये n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जरा कहानी आगे समझिएगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं, ये तो हो गया ना। अच्छा, इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट। क्या होती है? बोहर मैग्नेट या बोहर मैग्नेट आप बोल सकते हैं, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब आगे की कहानी जरा समझिएगा। पहला, अगर मान लें कि n की वैल्यू 0 हो, n की वैल्यू 0 का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि n की वैल्यू 0 का मतलब ये है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0। अरे भैया, जब यहाँ 0 यहाँ 0 तो ओवरऑल क्या आएगा? 0। और ये अगर आ गया तो आप बोलेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक है। क्या है? डायामैग्नेटिक है। ये आपके सामने है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डायामैग्नेटिक कंपाउंड होगा, मतलब ठीक है। मतलब ये होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये जाएगा ना तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बात कर लें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। अगर एक है तो फिर म्यू की वैल्यू क्या होगी? तो रूट में यहाँ पर तो 1 रखेंगे ना, फिर 1+2 तो ये आ जाएगा √3, और √3 का मतलब 1.732 bm। अब देखिए,
क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो कंपाउंड आपका चला जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। मतलब अगर इस कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो वहां पर इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की ओर ये अट्रैक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर हम बात करें अब कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए तब भी पैरामैग्नेटिक होगा। अब तो कहानी खत्म। केवल एक ही कंडीशन होती है डायमैग्नेटिक की, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहां पर बोलेंगे कि कंपाउंड कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। n की वैल्यू 2 हो तो म्यू बताइए। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2 + 2 ये रहेगा, तो ये आ जाएगा 8, तो √8 Bm ये चला गया। अगर हम यहीं पर बात करने की n की वैल्यू 3 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 2 ये आ जाएगा रूट में 15, ये आ जाएगा Bm। तो ये आपका आ गया कि इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान आपको रहेगा। तो आप चाहें तो इसको खूब ढंग से लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा? तो कंपाउंड आपका होगा डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, जरा कॉपी करिए, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। चलिए देखिए, इसमें हम इसके बाद क्वेश्चन केवल खेलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या करिए कि इतनी थियरी को कंप्लीट करके रखिए। इसके आगे की कहानी हम मतलब जो भी आपका एग्जाम्पल्स वगैरह हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे और यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा, मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद और आप सभी लोगों को धन्यवाद।